हेलो एस्पायरेंट। आज है 12 जुलाई और आज हम पीआईबी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वहाँ से कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है उससे जुड़ा स्टैटिक का पार्ट हम दोनों एक साथ में कवर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि आज कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला आर्टिकल है वस्त्र उद्योग के बारे में। ये आर्टिकल हमारे मेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में हो सकता है कम क्वेश्चन पूछा जाए, एक आधा क्वेश्चन जो इससे फैक्चुअल है वो पूछा जाए, लेकिन ये पूरा टॉपिक मेंस के इर्द गिर्द तैयार करना है हमें। कैसे? जैसे अभी क्या हुआ कि जो भारत है वो वैश्विक निर्यात में दुनिया का जो क्या हो गया है, छठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक हो गया है। यानी क्या चीज़ देख लेनी है कि जो भारत है वो 6th नंबर का क्या हो गया है, निर्यातक हो गया है। किसमें? कपड़ा उद्योग में। तो कपड़ा उद्योग में भारत का कौन सा स्थान आ गया है? छठा स्थान आ गया है। चूँकि छठे स्थान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यह जो क्षेत्र है, ये जो वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल का क्षेत्र है, ये लगभग कितना, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को क्या कह रहा है, रोजगार दे रहा है। क्योंकि भारत में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई, बेरोजगारी। तो जो बेरोजगारी के इस दौर में ये टेक्सटाइल सेक्टर क्या है, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसलिए और जीडीपी में इसका लगभग 2% योगदान है। तो ये चीज़ें हो गई जो आपको फैक्चुअल याद रखनी। जीडीपी में 2% का योगदान है। इसी के साथ इसका जीवीए में कितना योगदान है, तो जीवीए में लगभग 11% का योगदान है। तो आपको इतनी चीज़ें किससे रिलेटेड याद रखनी है, फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। कभी भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हो या प्रीलिम्स में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेक्सटाइल सेक्टर का भारत के जीडीपी में कितना योगदान है, तो आपको याद होना चाहिए 2% योगदान है और जीवीए में लगभग 11% का योगदान है। तो ये चीज़ें हो गई। ये चीज़ें वो हैं जो आपको फैक्चुअल डेटा के रूप में याद रखनी है। लेकिन अगर इसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूं कि आपको कुछ चीज़ें मेंस के एग्जाम के लिए याद रखनी हो, तो क्या होगा? तो पहला होगा, इसी से रिलेटेड एक स्कीम चलाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीएम मित्र। तो जो पीएम मित्र स्कीम है किससे रिलेटेड है? ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। और इसी के तहत क्या क्या, इसी के तहत हम करते हैं 7 पीएम मित्र पार्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई। और जो टेक्सटाइल सेक्टर को क्या करना है, हम टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, 7 पीएम मित्र पार्क बनाएंगे। अब चूंकि 7 ही बने तो 7 स्थान कौन कौन से हैं? वह 7 स्थान है। पहला अमरावती में, कहाँ पे? अमरावती। दूसरा लखनऊ में। तीसरा धार में। चौथा कालबुर्गी। चौथा कहाँ है? कालबुर्गी। पांचवा कहाँ है? वारंगल। और छठा कहाँ है? नवसारी। छठा है नवसारी में। और सातवां कहाँ है? विरुद्धनगर। विरुद्धनगर। तो ये क्या हो गया, ये टोटल 7 पीएम मित्र पार्क हो गए जो 7 अपनी जगह पे बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा इसमें से कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें और देखनी है? तो ये पीएम मित्र स्कीम हो गई। इसके अलावा क्या देखना है? इसके अलावा हमें इसमें देखना है कि एक और चीज़ चलाई गई, वो चलाई गई एक योजना, रैंप कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा कार्यक्रम? रैंप कार्यक्रम। उसके तहत एक चलाया गया एमएसई गिफ्ट। एमएसई गिफ्ट किसके लिए? एमएसई गिफ्ट होता है कि हरित प्रौद्योगिकी और जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है यानी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, जो हम क्या करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा क्या होगा, वेस्ट निकलेगा। उस वेस्ट को हम, ये नहीं होगा कि हम बहा दें, हम उस वेस्ट को करेंगे कि हम उसको रिसाइकल करेंगे और रिसाइकल करने के बाद फिर से यूज करेंगे। तो एमएसए गिफ्ट इसी से संबंधित हो गया। इसी से संबंधित एक और है, वो है श्योर, सतत संकल्प के रूप में क्या कहते हैं उसको, श्योर। श्योर SU.RE, इसको कहते हैं श्योर। अब ये क्या है, ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें क्या करेंगे, हम सतत विकास को बढ़ावा देंगे। तो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए श्योर, रिसाइकल को बढ़ावा देने के लिए एमएससी गिफ्ट। पीएम मित्र का टेक्सटाइल सेक्टर में 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना करेंगे। अगर इसी से रिलेटेड कभी ये पूछ लिया जाए पीसीएस जैसे एग्जाम में कि पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम का फुल फॉर्म तो प्रधानमंत्री है, पर मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड, मेगा इसका फुल फॉर्म हो गया मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरियल अपैरल अपैरल। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो हो गया, वो हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये हो गया फुल फॉर्म। अब इसमें इतनी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में बस हमारे पास यही 3-4 चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप मैप देखेंगे वहाँ पे क्या बना हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है कि अकाउंट्स फॉर 2% जीडीपी, 11% ऑफ जीवीए इसमें योगदान है।
4% शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट का, 6th लार्जेस्ट है, और लगभग 45+ मिलियन 4.5 करोड़ लोगों को क्या देता है, रोजगार देता है। अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तटीय स्वच्छता अभियान चलाया गया है। क्या चलाया गया है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, क्या है, एक अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान है, यह है तटीय स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर किससे रिलेटेड है, तटीय स्वच्छता अभियान से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज याद रखनी, किस मिनिस्ट्री के तहत चलाया गया है, यानी इसका नाम, इसका मंत्रालय देखना है। क्योंकि नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि जल शक्ति मंत्रालय या कोई पोर्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री दी होगी तो हम ऑप्शन के पास जाएंगे, पर नहीं, इसका एक केवल मिनिस्ट्री क्या है, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया है, ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज बस यही है इसमें कि इसकी मिनिस्ट्री याद होनी चाहिए कि तटीय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर किस मंत्रालय के तहत है, बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। आगे क्या देखेंगे, आगे इसमें रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई और चीज नहीं, इससे रिलेटेड कोई और चीज इसने नहीं देखनी है, बस इसमें यही देखना है कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर किस मंत्रालय की पहल है, वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम अगला, अगले में क्या कहा गया, अगला आर्टिकल एक और है, अगला आर्टिकल निकाला गया, अगला आर्टिकल आया ये, इसमें क्या बनाया गया कि गांधीनगर के लोकसभा क्षेत्र में क्या किया गया, मियावाकी पद्धति। अब मियावाकी पद्धति से क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पे, ये आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको मियावाकी पद्धति से क्वेश्चन दिखेगा यूपीएससी में। तो हम बस क्वेश्चन, हम बस इसीलिए आर्टिकल को इस तरीके से कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, ना कि हमें इन्फॉर्मेशन, ओवर इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते जाए और एग्जाम में वो फाइंड आउट ही ना कर पाए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो क्या किया गया, मियावाकी पद्धति, तो हमें इसमें क्या देखना है कि मियावाकी पद्धति क्या होती है। इसके अलावा क्या देखेंगे कि जो गिनीज बुक, गिनीज क्या बनाया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा कैसे, कि 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक क्या करेंगे, हमने पौधारोपण किया, कितना, 3.6 लाख से अधिक पौधारोपण कहाँ किया, 1 घंटे के अंदर किया। ये रिकॉर्ड कहाँ बनता है, ये रिकॉर्ड बनता है गांधीनगर में। कहाँ बनता है, गांधीनगर में। ये वो इन्फॉर्मेशन जो हमें याद होनी चाहिए। अब क्या याद होना चाहिए इसके साथ ही, इसके साथ इसमें मियावाकी पद्धति होनी चाहिए। अब मियावाकी पद्धति क्या है, तो भैया मियावाकी पद्धति की अगर बात करें तो मियावाकी पद्धति क्या कहता है, मिट्टी का निर्माण करके देसी पौधों की विविधता का उपयोग करके स्वस्थ पौधों को उगाकर और उन्हें एक दूसरे के करीब 50 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा करके उन्हों को विकास की क्या करेंगे, हम गति को तेज करेंगे। ये तो एक इन्फॉर्मेशन जो इस आर्टिकल में दी हुई है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि जो मियावाकी पद्धति है ये क्या है, तो जो मियावाकी पद्धति ये है शहरी क्षेत्रों में क्या करना होता है, शहरी क्षेत्रों में जंगल अगर हमें बनाना है, जंगल या वृक्षारोपण करने की क्या है, जापानी तकनीकी है। क्या है, जापानी तकनीकी है। बस इतना याद होना चाहिए, क्या है, जापानी तकनीकी है। और क्या करते हैं हम इसके तहत, शहरों में क्या करते हैं, हम वृक्षारोपण करते हैं। ये चीज हो गई। अब ये चीज हमें बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल किससे रिलेटेड है, वो है नेक्स्ट जन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है कि शिलांग में क्या हुआ है, 13 से 14 जुलाई 2026 को नेक्स्ट जन एडमिनिस्ट्रेटिव एडी गवर्नेंस और रिफॉर्म पर क्या है, एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है, शिलांग में हुआ है। तो 2-3 चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, हुआ कहाँ है, तो शिलांग में हुआ है। तो शिलांग हमें याद होना चाहिए। शिलांग बिल्कुल याद है। शिलांग कहाँ है, शिलांग है मेघालय में। शिलांग कहाँ है, शिलांग मेघालय में। तो क्या है, शिलांग का मैप दिया हुआ है तो शिलांग है मेघालय में। तो ये याद होना चाहिए कि मेघालय में शिलांग है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की बिल्कुल आनी चाहिए हमें। दूसरी चीज, प्रोग्राम में किस, प्रोग्राम क्या नाम है, अगर पूछ ले, यह शिलांग, हाल ही में शिलांग में आयोजित कौन सा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम है नेक्स्ट जन एडमिनिस्ट्रेटिव, नेक्स्ट जन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ये क्या हो गया, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में, नेक्स्ट जन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये कहाँ आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया है शिलांग मेघालय में। कब आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया 13-14 जुलाई को। कब होगा, जो 13 से 14 जुलाई के बीच क्या हुआ, आयोजित हुआ है, ठीक है। अब इसमें किसकी बात की गई थी, इसमें बात की गई है कि हम जो प्रशासनिक सुधार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे, डिजिटल गवर्नेंस को हम बढ़ावा देंगे। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा देंगे। और नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके एम में होती हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जो
प्रशासनिक से रिलेटेड है, नहीं क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब क्या होता है भैया, अब हम डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे, अब हम साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, अब हम एक एरिया है उसको डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें, बस एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित नेक्स्ट जन एडमिनिस्ट्रेटिव ई गवर्नेंस रिफॉर्म कहाँ आयोजित किया गया, तो याद होना चाहिए भाई शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया। ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो है ओलंपियाड का क्या किया गया है अभी, ओलंपियाड का एक कार्यक्रम हुआ है उसको देख लेते हैं। ये कोलंबिया के क्या हुआ है, बुकारामांगा में। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा बुकारामांगा कहाँ है, कोलंबिया में है। वहाँ क्या हुआ, 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में क्या हुआ, भारत ने जीत हासिल की है। हो सकता है नॉर्मली ये क्वेश्चन ना भी पूछा जाता, क्योंकि ऐसे ओलंपियाड होते रहते हैं, पर जीत किसने हासिल की, भारत ने। तो जब भारत जीता है तो इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या क्या देख लेना है इसमें से, पहला बात, आयोजन कहाँ होता है इसका, आयोजन होता है कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया तक तो फिर ठीक है। अब कोलंबिया के जहाँ पे शहर में आयोजित होता है उसको याद रखना है, वो है बुकारामांगा। हो सकता है यही पूछ ले कि बुकारामांगा स्थित है, तो कहाँ है भैया, कोलंबिया में है। ये चीज़ हो गई। तो बुकारामांगा में हो गया। अब क्या कहेंगे, इसमें भारत की टीम के 5 सदस्य थे। तो भारत की जो टीम गई थी उसमें 5 सदस्य थे, उन्होंने क्या जीता, उन्होंने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो भारत ने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता। अब भारत तो गोल्ड मेडल जीत गया, तो जो गोल्ड मेडल जीतते हैं उनमें नाम याद रखेंगे, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता मिल करके, क्योंकि हो सकता है कि यही पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा व्यक्ति बच्चा शामिल नहीं था किसमें, ओलंपियाड में। तो पहला है कनिष्क, ये नाम याद रखेंगे, कनिष्क जैन। फिर दूसरे का नाम क्या है, रिद्धेश अनंत। आप एक बार पढ़ लेंगे आपको नाम ऐसे भी याद रहेंगे, क्योंकि नाम है ऐसे कठिन नाम नहीं है, कनिष्क, रिद्धेश अनंत। फिर ऋषित गर्ग, क्या नाम है, ऋषित गर्ग। अब इसके अलावा श्रेष्ठ सुरैया, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी, क्या है, स्वरित जोशी। ये 5 नाम है जो क्या किया, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता, कौन सा, स्वर्ण पदक जीता, किसमें जीता, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में जीता। अभी जो प्रोग्राम कराया जाता है इसकी नोडल एजेंसी कौन है, अगर इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो इसकी नोडल एजेंसी है ओलंपियाड कार्यक्रम को आयोजित करने होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। कौन है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ये क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है जो प्रोग्राम को क्या करती है, आयोजन में मदद करती है। तो कोलंबिया का क्या हो गया, कोलंबिया देख लिया हमने, कोलंबिया का मैप भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब कोलंबिया का जब मैप लगा है तो इसमें देखेंगे ये हुआ कोलंबिया। तो कोलंबिया के कैपिटल क्या है, पहली चीज़ याद रखनी, कोलंबिया के कैपिटल बोगोटो। कोलंबिया के कैपिटल क्या है, बोगोटो है। अब बोगोटा क्या है, इसी देश की राजधानी भी, कैपिटल है तो राजधानी हो गई। अब कोलंबिया के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखनी, कोलंबिया की सीमा किससे किससे लगती होगी, और कोलंबिया, पहली बात तो सीमा देख लेंगे किससे किससे लगती है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है इसके साथ में, सीमा के साथ में ये देखना है कि ये किस सागर से सीमा साझा करता है। यानी एक तरफ तो कैरिबियन सागर है, दूसरी तरफ है नॉर्थ पैसिफिक सागर। ठीक है, तो ये 2 सागर हो गए। तो यानी जब उत्तरी अमेरिका ऐसे और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे आ रहा है तो यहीं पे एक स्थान पड़ता है कोलंबिया, इसी के पास में। तो यहाँ पे एक सागर कैरिबियन सागर, एक तरफ नॉर्थ पैसिफिक सागर, नॉर्थ पैसिफिक सी। तो ये क्या हो गए, ये ओशियन हो गए इसी के पास में। अब चूंकि मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या चीज़ें देखनी, वो चीज़ें देखनी कि कोलंबिया जो है, कोलंबिया की कैपिटल किससे किससे लगती है। अगर बात करें हम कोलंबिया की कैपिटल की, कोलंबिया की कैपिटल किससे किससे लगेगी, तो आप बताइए, कोलंबिया हो गया। कोलंबिया के बगल में कौन सा देश होता है, कोलंबिया के बगल में वेनेजुला। कोलंबिया के बगल में क्या है, वेनेजुला। कोलंबिया, अगर ये कोलंबिया हो गया, मान लो ये क्या हो गया, कोलंबिया। तो इसके एक साइड मैंने आपको क्या बताया, वेनेजुला पड़ता है, ठीक है, तो वेनेजुला हो गया। दूसरी साइड क्या पड़ता है, दूसरी साइड पड़ेगा इक्वाडोर, अभी बताया। इक्वाडोर के बगल में क्या पड़ेगा, पेरू पड़ेगा। क्या पड़ेगा, पेरू। तो पेरू, वेनेजुला, इक्वाडोर, ये 3 देश हो गए। चौथा देश कौन सा हो गया, ब्राजील, क्योंकि ब्राजील बहुत बड़ा राष्ट्र है ना यहाँ पे ऐसे, तो ब्राजील की सीमा लगती है, तो ब्राजील हो गया। अब जो पांचवा है, पांचवा कौन सा पड़ेगा, पांचवा हमें याद रखना है कि पांचवा पड़ेगा पनामा। क्या पड़ेगा, पनामा। पनामा यहाँ पे है तो पनामा पड़ेगा पांचवा देश, याद रखना है, पनामा एक देश है, उसकी भी सीमा लगती है। तो ये याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको इसलिए ये क्वेश्चन कराया, क्योंकि 4 के नाम तो हम आसानी से याद रखते हैं, लेकिन पांचवा जो पनामा है उसके बारे में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने देख लिया कि पनामा क्या है, पनामा से भी इसकी सीमा लगती है, तो ये याद रखना है बस। इसके अलावा क्या याद रखना है, इसके अलावा याद रखना है कोलंबिया। कोलंबिया किस लिए, कोलंबिया में जो होता है वो अरेबिका कॉफ़ी जो होती है, वो वर्ल्ड क्लास अरेबिका कॉफ़ी कोलंबिया में होती है। कैसी, वर्ल्ड क्लास अरेबिका कॉफ़ी जो है ये कहाँ होती है, ये कोलंबिया में होती है। वर्ल्ड क्लास अरेबिका कॉफ़ी ये कोलंबिया में पाई जाती है। तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता तो आप सीधा बता भी पाते, पर इस मैप में मैं आपको नहीं ले चला कि अगर मैं दिखाता कोलंबिया, कोलंबिया की सीमा इक्वाडोर से, पेरू से, वेनेजुला से, ब्राज़ील से, पर यहीं पे क्या लगती है इसकी सीमा, पनामा से भी लगती है। तो ये चीज़ें हो गई। इस मैप में आपको तुरंत दिखाता, आप तुरंत जान जाते, पर इससे भी इतर मैंने आपको क्या दिखाया, वो दिखाया ये मैप, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई।
अब क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, अभी क्या हुआ, ये हुआ कि जो गायिका हैं एस जानकी अम्मा, इनका निधन हुआ। तो जो गायिका हैं कौन है, एस जानकी अम्मा क्या है, गायिका हैं। तो इनका निधन हो गया हाल ही में। अब इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, शोक प्रकट कर दिया। इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, शोक प्रकट किया। तो ये किया कहाँ के हैं, तो ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के, यानी आंध्रा के, सॉरी आंध्र कह रहा हूँ, ये दक्षिण भारत की क्या है, दक्षिण भारत की गायिका रही हैं। तो इनके बारे में क्या चीज़ है कि कहाँ की गायिका है, तो पहली बात दक्षिण भारत से संबंधित है। अब इन्होंने क्या किया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारी भाषाओं में क्या किया, अपना काम किया, यानी कई भाषाओं में इन्होंने गीत रचे। तो जब गीत रचे तो ये इनका शोक हुआ अभी हाल ही में। तो इनके शोक पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया। अब इनको पद्म भूषण मिल चुका था, नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका था, तो इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंस है, पर मेरे हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए मैं आपको इसमें डिटेल्स नहीं कराता। नहीं तो जो भी प्रधानमंत्री जी अगर किसी पे शोक व्यक्त करते हैं तो मैं वो चीज़ें करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे आर्टिकल के बहुत कम चांस है। क्योंकि अभी एक सिंगर की हाल ही में मृत्यु हुई थी, तो उनके बारे में मैंने आपको करा दिया था। तो वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है, पर इस आर्टिकल में क्या है, एस जानकी अम्मा के बारे में बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगर पूछा भी जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या है, तो अगर लिख देगा वादन यंत्र से संबंधित है, गायिका हैं, लिख देगा पत्रकार हैं, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो हो सकता है सीधा आर्टिकल से मिले कि गायिका हैं, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, ये रिलेटेड है प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या, कतर राज्य के, कहाँ के, कतर राज्य के, तो कतर राज्य के बारे में क्या क्या, कतर राज्य के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर क्या क्या शोक व्यक्त किया, क्या क्या शोक व्यक्त किया। अब इसमें कौन सी चीज़ें जो हमें याद रखनी है, अब इस आर्टिकल की बात करें इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, तो वो याद रखना है कि इसकी पहली बात तो बाउंड्री किससे किससे लगती है। कतर की अगर बात करें हम, तो कतर की बाउंड्री किससे लगेगी, तो ये है भैया कतर, कतर की राजधानी है दोहा। क्या है, कतर, कतर की राजधानी हो गई दोहा। तो कतर की एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है, शहर का नाम है घरीबा, घरबिया। घरबिया एक शहर है कतर में, घरबिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घरबिया कहाँ है, तो घरबिया कतर में है, सीधा क्वेश्चन याद होना चाहिए कि जो घरबिया है ये कहाँ है, ये है कतर में। घरबिया कहाँ है, घरबिया है कतर में, ये याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन सीधा। इसके अलावा अगर पूछे कतर की बाउंड्री किससे लगती है, तो कतर की बाउंड्री लगती है, ये कतर हो गया, ये सऊदी अरब। तो कतर की बाउंड्री मात्र एक देश से लगती है, वो सऊदी अरब। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा क्या याद रखना है कतर के बारे में, कतर की कैपिटल याद रखना है दोहा। मैप में दिया हुआ कतर के कैपिटल क्या है, दोहा है। तो कतर के कैपिटल याद रखेंगे, कतर का एक शहर है घरबिया, उसके बारे में होगा। दूसरी चीज़, कतर की बाउंड्री की बात करें तो सऊदी अरब के साथ शेयर होती है, ये हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि जिनका निधन हुआ है इनसे हमारी कोई ताल्लुकात नहीं है कि क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि फादर अमीर महामहिम शेख अहमद किस देश के थे, अभी हाल ही में निधन हो गया, नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा कतर की कैपिटल याद रखना है दोहा है, क्योंकि कतर की कैपिटल या फिर ऐसा क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक तरफ देश लिखे होंगे चार, इधर मान लीजिए चार देश लिखे, उधर उनकी राजधानी लिखी, इसमें एक ऑप्शन है कतर, कतर के कैपिटल है दोहा। तो हमें हो सकता है यही एक ऑप्शन पता हो, इसी के साथ हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाए, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, ये हो गया। अब इसके साथ क्या कहा गया है, इसके साथ बताया गया कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक समाज के अंतिम व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। ये किसने कहा, ये भी कहा लोकसभा अध्यक्ष ने। चूंकि ये कहा तो इसी के साथ एक इसमें आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ बताएगी कि अशोक हेल्थ सिटी बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अशोक हेल्थ सिटी की स्थापना करेंगे। तो जो अशोक हेल्थ सिटी है ये कहाँ है, ये भैया बनाएंगे हम महाराष्ट्र। कहाँ पर बनाएंगे, यह जो काम है ये महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं, वहाँ पे एक अशोक हेल्थ सिटी बना रहे हैं। क्योंकि अशोक हेल्थ सिटी बना रहे हैं इसीलिए हमने अभी लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया, उसका उद्घाटन किया। तो उन्होंने जाके बता दिया कि जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इसी पे क्या कह दिया उन्होंने, बोल दिया अब ना, ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र कहाँ पे, नासिक में अशोक हेल्थ सिटी बन रही है, ये चीज़ हो गई। अब इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा महाराष्ट्र के नासिक, तो ये आता हूँ मैं महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये क्वेश्चन हो सकता आपको अपकमिंग एग्जाम में आने वाले 1-2 महीने के कोई भी एग्जाम हो या 4 महीने में, वहाँ पे मिल जाए कि अशोक हेल्थ सिटी का उद्घाटन है। पीसीएस के एग्जाम में हो सकता है देखने को मिले कि जो अशोक हेल्थ सिटी है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। अब यहीं पे एक ज्योतिर्लिंग भी, त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत की उसमें से त्र्यंबकेश्वर है। तो गोदावरी नदी जहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर क्या पहाड़ियों से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का है, वो भी नासिक में, इसलिए इतना याद रखेंगे बस। इसके अलावा हमें आज के पीआईबी एनालिसिस में कोई चीज़ नहीं देखनी है। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको मेरे टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है जीएस आख्यान, वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।